Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Diyak Verma and you are watching GS Tales. GS Tales के इस करंट अफेयर स्पेशल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम डेली ये सेशन लेके आ रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंफॉर्मेशन हम पुट करते हैं वो आपको कनेक्ट हो रहे होंगे। तो सिर्फ वही एक दो बातें कि आपको अच्छा लग रहा हो, आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो, आपको यूज़फुल लग रहा हो। मेरा एफर्ट अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड जो भी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हों वीडियो में उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पॉइंट आउट करें, या कुछ और इम्प्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं उसको भी पॉइंट आउट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट चर्चा में है अभी। ये अमृतपाल सिंह का केस अपने आप में ही चर्चा में है ना। तो उनके ऊपर लगाया गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। और अमृतपाल सिंह कौन है? वो सेल्फ स्टाइल सिख प्रीचर हैं, वारिस से पंजाब दे के लीडर अपने आप को कहते हैं, जो कि करंटली भागे भागे फिर रहे हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 लगाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका, इसको शॉर्ट फॉर्म में रासुका बोलते हैं। तो कह सकते हैं ये तभी लगता है जब नेशनल सिक्योरिटी से कोई छेड़छाड़ करे, या इंडिया के इंटरनेशनल मामलों में हस्तक्षेप करे, या डिफेंस के मामले में कुछ हस्तक्षेप करे, है ना। तो इन सब एरियाज़ में अगर कोई छेड़छाड़ करता है, अर्थात नेशनल सिक्योरिटी को जिसने बनाया अपनी मासूका, उसके ऊपर लग जाएगी रासुका। डोंट नो कैसा था, पर ठीक है। रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक है, ये थोड़ा कड़ा कानून है। बिना वकील के, बिना मतलब बिना चार्ज बताए आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है ना। और सबसे बड़ी मतलब ज़्यादा जो खास बात है इसकी, कि ये पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी के मामले में आप हस्तक्षेप करें, कुछ डिस्टर्बेंस करें, उसके पहले ही ना प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये। तो उसके पहले ही आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी ट्रायल के ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। ये डिफेंस ऑफ इंडिया, रिलेशन ऑफ इंडिया विद फॉरेन पावर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों को मैंने बता ही दिया। मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, बिना चार्ज के आपको 12 महीने तक गिरफ्तार किया जा सकता है। और स्पेशल केसेस में 10 से 12 दिन तक बिना चार्जेस बताए ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा कठिन कानून है, इसको बोलते हैं कि बिना वकील का कानून। इसी फ्रेज में एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है, एक कानून हुआ करता था बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून। ठीक है, रॉलेट एक्ट याद है? रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें उसी को बोलते हैं कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। तो चलिए इनसे के बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सा प्रोटेक्शन अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है प्रिवेंटिव डिटेंशन से और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट से। ठीक है, कुछ केसेस में। लेकिन उसी में एक क्लॉज आर्टिकल 22 क्लॉज 3 है, जो कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में ये जो प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 22, दैट विल नॉट बी अप्लीकेबल टू एन अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, जिसको अरेस्ट किया जा चुका है उसके लिए एक प्रावधान इसमें दिया गया है कि उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आर्टिकल 22 का जो प्रोटेक्शन है वो अवेलेबल नहीं होगा। वन क्रूशल प्रोसीजरल सेफगार्ड अंडर द एनएसए इज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 22 क्लास 5। 22 क्लास 5 के अंतर्गत एक प्रोसीजरल सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है। उसमें ये होगा कि जो डिटेनी पर्सन होगा ना, जिसके ऊपर चार्ज लगे होंगे, उसको एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलेगा एक ऐसी एडवाइजरी बॉडी के सामने, इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड,
जिसमें 3 मेंबर्स होंगे, जिसमें से जो उसका चेयरमैन होगा वो या तो करंट या तो पूर्व हाई कोर्ट का, किसी हाई कोर्ट का एक जज होगा, ठीक है। तो उसके सामने वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी रहे हैं, ऑब्वियसली इतना कड़ा कानून है। द एक्ट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय ह्यूमन राइट्स ग्रुप। ह्यूमन राइट्स ग्रुप डेफिनेटली सब जगह आ जाते हैं। अभी आपको अगर मेरा पहला वीडियो याद हो ना, तो उसमें था कि कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ्स के बारे में, तो वहाँ भी ह्यूमन राइट्स वाले जो है एक्यूज़ करते थे कि अननेसेसरी यूज होता है। तो यहाँ भी ह्यूमन राइट्स ग्रुप कहते हैं कि ये आर्टिकल 22 को वायलेट करता है, वही जिसमें कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके खिलाफ है। और कुछ प्रोविजंस हैं जो सीआरपीसी में हैं, जो सेफगार्ड देते हैं अरेस्टेड पर्सन को, उसके खिलाफ भी है। तो ये क्रिटिसिज्म है ह्यूमन राइट्स ग्रुप का। और ह्यूमन राइट्स ग्रुप ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये अक्सर मिसयूज़ किया जाता है अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को साइलेंट करने के लिए, या जो गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिकल होते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, उनको साइलेंट करने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए रासू का अक्सर यूज किया जाता है। ये कुछ पॉपुलर इसके क्रिटिसिज्म है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जो प्रिवेंटिव टू प्रिवेंट इसका मिसयूज कम करने के लिए, है ना, इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। ऑन मार्च 23 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट। अभी क्या है, पिछले साल अक्टूबर के आसपास जो है 5G लॉन्च हुआ है इंडिया में, ठीक है। तो 6 महीने के अंतर्गत ही इंडिया ने अपना भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो देखा जा सकता है कि कम्युनिकेशन के फील्ड में, टेली कम्युनिकेशन के फील्ड में इंडिया काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करने वाला है, ठीक है। भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट एंड 6G टेस्ट बेड। टेस्ट बेड वो होता है ना कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पर अभी इसकी टेस्टिंग हो पाएगी। 6G को मतलब कैसा परफॉर्म कर रहा है इंडिया में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए एक टेस्ट बेड दिया जाएगा 6G का, ठीक है। ये क्रिएट करेगा इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर इनोवेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फास्टर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इन द कंट्री। ये जो वर्ड्स हम इसको इसलिए लेके आए हैं, आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो 5G हो गया, 4G हो गया, 6G हो गया, या कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होता है ना, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा इनोवेशन का, कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करेगा, फास्टर टेक्नोलॉजी एडेप्शन इन द कंट्री। और डेफिनेटली ये तो एकदम रियल प्रूफ है, कभी 6 महीने के अंतराल में ही अगर 5G से 6G तक इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, तो डेफिनेटली फास्टर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इन द कंट्री हो रहा है। व्हाट इज CBUD ऐप? इट्स कॉल्ड कॉल बिफोर यू डिग, मतलब खुदाई करने से पहले आप कॉल कर लें संबंधित डिपार्टमेंट्स को। कौन से संबंधित डिपार्टमेंट्स होंगे मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ये एक डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का एक ऐप है जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इसमें ये है ना, जैसे मतलब अनअवेयर्ड एंड अनवारंटेड जो अंडरलाइन एसेट्स होते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर या केबल हो गए, उसको जब आप ऐसे अचानक से खुदाई हो रही होती है तो वहाँ पर क्या हो, वो डैमेज हो जाता है ना, उससे हर साल इंडिया को 3000 करोड़ का नुकसान होता है, ठीक है। बस वही सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से। तो ये जो ऐप है कॉल बिफोर यू डिग, CBUD, ये क्या है, दोनों के बीच में मतलब कोलैबोरेट करेगा, जो खुदाई डिपार्टमेंट होगा और ये जो अंडरलाइन एसेट्स लगाए होंगे, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन गैप को कम करेगा। मतलब खोदने से पहले वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं, ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स तो नहीं लगाए गए हैं, ताकि इतने बड़े नुकसान को, हर साल 3000 करोड़ का नुकसान होता है, उससे बचाया जा सके, ठीक है। रिसेंटली इंडिया इनॉग्रेटेड द लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन देवस्थल, उत्तराखंड। की लंबाई 4 मीटर है और इससे होगा क्या, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस एंड इज द फर्स्ट ऑप्टिकल सर्वे टेलीस्कोप इन इंडिया। इससे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन किए जाएंगे, अर्थात आकाशीय पिंडों की, खगोलीय पिंडों को ऑब्जर्व किया जाएगा, और ये पहला ऑप्टिकल सर्वे टेलीस्कोप है इंडिया का।
क्या क्या होगा इससे? ये डिटेक्ट करेगा ट्रांजिएंट एंड वेरिएबल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, वही हमने बताया। जैसे कभी कभार कोई ऐसी आकाशीय पिंड दिख जाए जैसे कि सुपरनोवा, ग्रेविटेशनल लेंसेज, है ना, एस्ट्रॉयड्स, स्पेस डेब्रिस, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए ये ILMT यूज किया जा रहा है। ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इंडियन एस्ट्रोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? डेफिनेटली ये लार्जेस्ट अपर्चर टेलीस्कोप अवेलेबल इन इंडिया है। और ये क्या करेगा ना, ये बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन चीज़ों के थ्रू एल्गोरिथम बना के वो डिटेक्ट करेगा कि आकाश में जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो क्या है, सुपरनोवा है, स्पेस डेब्रिस है, एस्ट्रॉयड है, क्या है। डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड a mobile app named AIS for taxpayer to help taxpayers। AIS, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक मोबाइल ऐप है AIS फॉर टैक्स पेयर। ठीक है, AIS का मतलब होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल हो सकता है। आपके टैक्स के बारे में, टैक्स डिडक्शंस के बारे में, इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड शेयर ट्रांजेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, डेटा प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जब आप अपना ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ज़रूरत होगा टैक्स पेयर्स को, उस टाइम उनकी हेल्प करेगा। ठीक है, ऐप का नाम है AIS फॉर टैक्स पेयर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये तो बहुत ऑब्वियस है, याद हो जाना चाहिए, टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही ऐप बनाएगा। ओके, टू अवेकन द नेशंस मैरीटाइम कॉन्शसनेस एंड शोकेस नेवीज कंट्रीब्यूशन। नेवी ने, इंडियन नेवी ने नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन के साथ मिलके एक यूनिक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, समनो वरुणा। समनो वरुणा एक मैरीटाइम अवेयरनेस कोस्टल मोटर कार एक्सपीडिशन है। अर्थात ये होगा ना कि जो इंडिया की इंटायर कोस्ट लाइन है वो है अराउंड 7500 किलोमीटर। ठीक है, जो 7500 किलोमीटर है उसको ये लोग एक्सपीडिशन करेंगे, घूमेंगे वहाँ पर, पूरा जांच पड़ताल करेंगे मोटर कार के थ्रू, कोस्टल मोटर कार के थ्रू। ठीक है, मार्च में, यही अभी ही। और इसमें, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जैसे इंडियन नेवी की तरफ युवाओं का रुझान बढ़ेगा, उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज कुछ ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, एडवेंचरस जो जर्नी होती है उसके बारे में उन्हें जानकारी मिलेगी। ठीक है, नवल वेटरन्स, वीर नारी से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। इंडिया की रिच मैरीटाइम हेरिटेज के बारे में जो है अवेयरनेस फैलेगी। ठीक है, ये ऐसे मौके पे सेलिब्रेट किया जा रहा है जब आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, अवेयरनेस ड्राइव है, मैंने बता ही दिया आपको। कोस्टल क्लीनिंग विल बी अंडरटेकन, कोस्टल क्लीनिंग भी की जाएगी साथ साथ में। जब पूरा 750 किलोमीटर का दौरा करेंगे लोग, साथ साथ में कोस्टल क्लीनिंग भी करेंगे कि जो कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाएगा। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, जो 7500 किलोमीटर का जो ये पूरा एरिया है, कोस्टल एरिया इंडिया का, इसमें क्या जो आइलैंड हैं इंडिया के, अंडमान एंड निकोबार एंड ये लक्षद्वीप, इन दोनों के एरियाज इंक्लूडेड हैं या नहीं? ठीक है, आइलैंड्स के कोस्टल एरियाज इंक्लूडेड हैं कि नहीं 7500 किलोमीटर में, ये आपको बताना है। अच्छा, इस एक्सपीडिशन में जो समनो वरुणा जो एक्सपीडिशन है उसमें पार्टनरशिप किया है महिंद्रा ने, जो प्रोवाइड करेंगे 12 शिप्स का बेड़ा, और मास्टर कार्ड इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कि फ्यूल पार्टनर्स होंगे। ट्राई ने रिसेंटली कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के बारे में। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अक्सर आप नाम सुनते रहते होंगे इसका। ठीक है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के बारे में इसने रिकमेंडेशन दिया है। सुनने में तो बहुत रिलेवेंट लगता है कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हो गए या फिर कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, उसमें ट्राई ही रिकमेंड करेगी। लेकिन कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस क्या होते हैं? जैसे नाम से ही पता चल रहा है,
कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होते हैं जो कुछ कम्युनिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या ऐसे लोकल ग्रुप्स होते हैं जो अपनी हिस्ट्री, अपनी ज्योग्राफी या अपनी कहानियाँ बताने के लिए रेडियो स्टेशंस इस्टेब्लिश करते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। तो वो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस कहलाते हैं, लोकल लेवल पे रेडियो स्टेशन कह सकते हैं। ये टाई का वो लोगो है, रजत जयंती वर्ष 1997 टू 2022, ठीक है। 25 साल पूरे हुए, अर्थात 1997 में ये बना था ट्राई। किसको रिकमेंड किया था? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जो कि ट्राई के व्यू को उसने CRS अर्थात कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के बारे में ट्राई का व्यू लेने के लिए कहा था, रिक्वेस्ट किया था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने। तो रिकमेंडेशन उसके डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे ऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ CRS इन इंडिया। क्या क्या रिकमेंडेशन है वो देख लेते हैं। एक्सटेंडेड परमिशन पीरियड फॉर CRS कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस। एक्सटेंडेड परमिशन का मतलब है कि अभी क्या है, अभी इनको 5 साल के लिए परमिशन मिलता है एक बार में, ठीक है। तो जो ट्राई है उसने कहा है कि 10 साल के लिए परमिशन दीजिए। वैसे क्या होगा, उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आएगी, है ना। स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा अच्छे से वो अपना जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है उसको चला पाएंगे, कम टेंशन के साथ चला पाएंगे और लॉन्गर गोल्स कंसीडर करते हुए उसको ऑपरेट कर पाएंगे। इंक्रीज्ड एडवर्टीजमेंट ड्यूरेशन, अभी क्या अलाउ है, 1 घंटे में 12 मिनट का उनको एडवर्टीजमेंट करने का अलाउ है। तो ट्राई कह रही है कि उसको और बढ़ाया जाए, टाइमिंग जो है और बढ़ाया जाए। रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ CRS बाई वन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए कम्युनिटी रेडियो सेंटर्स का। एक ही ऑर्गेनाइजेशन ना उनको इस्टेब्लिश करे, तमाम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन करे, अलग अलग NGOs करें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जिससे क्या होगा ना, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। और रिलीजियस बॉडीज़ को मना किया जाए, उन्हें नहीं अलाउ करना चाहिए कि वो कोई ब्रॉडकास्टिंग चैनल या कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस, है ना, वो ओन करें। ऑब्वियसली रिलीजियस बॉडीज होंगी तो अपना रिलीजियस प्रोपेगेंडा फैलाएंगी, तो उसके चक्कर में कहा कि उनको अलाउ ना किया जाए। सिंगल विंडो सिस्टम फॉर अप्रूवल, जल्दी से जल्दी अप्रूवल मिले, झंझट खत्म हो। सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स उनको सपोर्ट करें। जैसे कि आपको पिछले साल ही न्यूज़ आई थी कि जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं या अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है, फंड्स नहीं होता है ना। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में क्या है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो उस वहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करें। ट्राई के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। 1997 में ये एक पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बना था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1997। क्या करता है, रेगुलेट करता है टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर्स इन इंडिया। व्हाट आर विलेज डिफेंस गार्ड्स, VDCs, विलेज डिफेंस गार्ड्स या विलेज डिफेंस कमिटीज़? ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो बॉर्डर एरियाज में, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में क्या होता है, जब टेररिस्ट या अलगाववादी ग्रुप अचानक से गांव पे हमला कर देते हैं तो वो बेचारे एकदम निहत्थे सीधे साधे गाँव गाय की तरह मारे जाते हैं। तब क्या होगा कि विलेज डिफेंस गार्ड्स ऐसे लोग होंगे जिन्हें कि गन दी जाएगी, 100 राउंड्स ऑफ अम्यूनिशन दिया जाएगा, ताकि ऐसे इमरजेंसी के केस में वो उनसे लोहा ले सकें, उनसे पंगा ले सकें और तब तक जब तक कि सिक्योरिटी फोर्सेज ना आए तब तक उनसे मुकाबला कर सकें, जिससे कि नुकसान कम होगा, जान माल का नुकसान कम होगा। यही चीज़ है, ठीक है, विलेज डिफेंस गार्ड या विलेज डिफेंस कमिटीज़। पहले क्या होता था, अब ये इसको इनको थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का सैलरी भी दी जाएगी 4,500 के आसपास। तो ये एक अच्छी स्कीम है, खासतौर से जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको अप्रूव किया पिछले साल मार्च में। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला, PM नाम, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला ऑर्गेनाइज किया गया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा उन लोगों को जो अपनी लिवलीहुड सुधारने के लिए या नई स्किल सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला एक प्लेटफॉर्म है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है,
बाकी प्रीलिम्स का जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। किलुआ वोल्केनो किलुआ वोल्केनो क्या नाम है? मोस्ट एक्टिव ऑफ द 5 volcanoes that make up the island of Hawaii recently erupted। अभी आपने एनजीओ का एक वो देखा होगा वीडियो, किलुआ किलुआ करके आया था। उसमें क्या था कि किलुआ एक गैंगस्टर तो होता ही है, लेकिन जो तिलक महाराज थे, तिलक महाशय बहुत सीधे साधे इंसान उसकी बैंड बजा के रख देते हैं, अर्थात किलुआ के चेहरे पे हवाएं उड़ने लगती हैं। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि किलुआ वोल्केनो जो है वो आइलैंड ऑफ हवाई में है। ठीक है, ये एक सील्ड वोल्केनो है, अर्थात किलुआ को सील्ड की ज़रूरत है ताकि तिलक से प्रोटेक्शन मिल सके। सील्ड वोल्केनो क्या होते हैं, जिसमें उनका जो अभी मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू बताना चाहूँगा। ये देखिए, सील्ड वोल्केनो में यही ना, ये जो वेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसे मैग्मा यहाँ से निकल के आता है, इधर जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे यहाँ से सॉलिड लावा ऐसे लेयर्स के रूप में धीरे धीरे दोनों तरफ ऐसे फैलता है। ठीक है, तो जो इस तरीके से आराम से फैल के बने वो सील्ड वोल्केनो कहलाता है, जो जिसमें इस तरीके का पिक्चर बनता है। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज़ एक और जो आप याद कर सकते हैं वो ये है कि मैग्मा चैम्बर, ये है मैग्मा चैम्बर आपका। ठीक है, मैग्मा जब बाहर आ जाता है, अभी तो अंदर जब तक है तब तक ये मैग्मा है, जब बाहर आ जाएगा यहाँ पर, ये सब जो हो गया इसको लावा बोलते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन होता है कभी कभी कि मैग्मा क्या है, लावा क्या है। जब तक मैग्मा मैग्मा जब तक अंदर है, पृथ्वी के अंदर है क्रस्ट में, तब तक वो मैग्मा कहलाता है। बाहर आ जाता है, जैसे लावा फूट जाता है ना, जैसे पॉपकॉर्न होता है, पॉपकॉर्न में जब तक नहीं फूटा हो तब तक पॉपकॉर्न रहता है, लेकिन जब फूट जाता है उसको लावा बोलते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, जब ये ज्वालामुखी फूट जाती है, वोल्केनो फूट जाती है, जो बाहर जो मटेरियल निकलने लगता है वो लावा होता है, अंदर जो होता है वो मैग्मा होता है। ठीक है, 5 मेजर वोल्केनोज ऑफ हवाई आइलैंड, ये मतलब काफ़ी प्रचलित इसके वोल्केनोज हैं, जिनको कि अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। किलुआ के अलावा और जो इम्पोर्टेंट 4 वोल्केनोज हैं वो हैं कोहाला, जो कोई एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है, विलुप्त हो गया है। कोहाला का हला भला हो गया, क्या कह सकते हैं, हलाल हो गया है, कोहाला का हला भला हो गया, अर्थात खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, मौना किया, मौना किया को मौन कर दिया गया है, डोरमेंट, सुसुप्त हो गया, मौन है। मरा नहीं लेकिन मौन है, मौन मौन किया। वाला लाई, इसको भी हलाल कर दिया गया, ये भी डोरमेंट है, सुसुप्त है। ठीक है, एंड मौना लोवा, ये एक्टिव है। किलुआ और मौना लोवा ये दोनों एक्टिव है। लोवा में लोवा लावा ऐसे ही करके लावा इसमें फूट ही रहा लगातार, तो ये तो एक्टिव रहेगा ही। ठीक है, मौना लोवा एक्टिव है, किलुआ एक्टिव है। किलुआ के चेहरे पे हवाएं उड़ने लगी तो किलुआ से हवाई आइलैंड का किलुआ हो गया। मौना किया, मौन कर दिया गया, मौन किया, डोरमेंट हो गया। मौना लोवा का मौना लोवा का लावा अभी भी निकलता है, ये एक्टिव है। ये जो आपका किलुआ वोल्केनो है, ये इतना ज़्यादा एक्टिव है ना, करंटली सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो पूरे विश्व में है किलुआ वोल्केनो। 2018 में इरप्ट हुआ था, 2021 में इरप्ट हुआ 18 महीने के लिए, ऐसे करके। तो ये किलुआ जो है ये बहुत ही एक्टिव है। उसके साथ ही साथ मौना लोवा, इसका भी लावा निकल रहा, तो ये भी एक्टिव है। बाकी मौना किया मौन कर दिया गया है, डोरमेंट है। कोहाला को हला भला हो गया उसका, वो एकदम ख़त्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो गया है, विलुप्त हो गया है। वाला लाई, इसको हलाल किया गया है अभी, ये डोरमेंट है, सुसुप्त है। आइलैंड इज करंटली ग्रोइंग ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मौना लोवा एंड किलुआ। तो हवाई आइलैंड ग्रो भी करता है जब यहाँ से इसका जो मैग्मा निकलता है बाहर, लावा सॉलिडिफाई होता है ठंडा होके ना, तो उससे जो आइलैंड है वो भी ग्रो करता है, मौना लोवा एंड किलुआ। ये हो गया। एंड
आगे चलते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम इन केरला। इस न्यूज़ को हमने पहले भी कवर किया था, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने देखा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। जैसे कि त्रावणकोर किंगडम के बारे में जो भी ये केरला में जो फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम इस्टेब्लिश किया गया है, इसमें मोस्टली त्रावणकोर किंगडम के बारे में बात की गई है, जो कि 650 एडी से 19वीं शताब्दी के एंड तक शासन काल था इनका, त्रावणकोर किंगडम का। तो त्रावणकोर किंगडम पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको दोबारा इंक्लूड किया अपने स्लाइड में। क्या हुआ था कि एक बैटल ऑफ कोलाचल था। पहले तो आप जान लें कि त्रावणकोर जो है किंगडम वो केरला का पार्ट है, पहले केरला में ही था। ठीक है, तो बैटल ऑफ कोलाचल हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और त्रावणकोर के राजा जो थे अनिजम थिरुनल मार्तंड वर्मा। तो मार्तंड वर्मा ने डिफीट कर दिया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1741 में। पहले तो बैटल ऑफ कोलाचल में मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट किया, जिससे कि क्या हुआ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपेंशन था वो वहीं रुक गया। नहीं तो क्या पता ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साथ साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी और एक्सपेंड करती तो क्या ही होता, और बुरा हाल होता इंडिया का। तो ये युद्ध, ये जो बैटल ऑफ कोलाचल है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा अगर हम वर्ड्स के साथ खेलना चाहें, कोलाचल केरला का है। ठीक है, कोलाचल केरला तो कुछ बैठ नहीं रहा, कोल्लम बैठ रहा है। कोल्लम भी केरला का एरिया है, कोल्लम के केरला। बैटल ऑफ कोलाचल, मार्तंड वर्मा ने मार के दंड दिया डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। वर्मा टाइटल कुछ जाना जाना सा लग रहा है, नहीं? मार्तंड वर्मा डिफीटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ कोलाचल, जो कि केरला का पार्ट है। अब उस मैन्युस्क्रिप्ट में और भी चीज़ें दी गई हैं जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, लाइक इवोल्यूशन ऑफ मलयालम स्क्रिप्ट, पहले कैसी थी, उसके बाद क्या इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे डेवलप हुआ मलयालम स्क्रिप्ट, और इंसाइट्स इनटू कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कैसे कैसे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था पहले, उन सब चीज़ों के बारे में। त्रावणकोर के रॉयल्स क्या क्या प्रोक्लेम करते थे, उनकी इंटरनेशनल निगोशिएशंस एंड ट्रीटी, जो जिससे कि उन त्रावणकोर किंगडम की हिस्ट्री बनी है, वो सारी चीज़ें इन सारी मैन्युस्क्रिप्ट के म्यूजियम में आप देख सकते हैं। फूड प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बेसिक है, फूड प्राइस इंडेक्स, फूड एंड एग्रीकल्चरल, ऐसा कुछ भी हो, ये सारे जो इंडेक्स होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। ठीक है, फाओ के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने इसको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कवर किया है, लेकिन यहाँ थोड़ा शॉर्ट में इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। इसका पर्पज़ है कि ये हंगर को डिफीट करे, न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करे। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, बस इतना ही ध्यान देना इसमें कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका एफर्ट होता है हंगर को डिफीट करना और न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, 1945 में 16 अक्टूबर 1945 में बना था फाओ। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। हेडक्वार्टर याद करना जरूरी है, जनरली हेडक्वार्टर मतलब वनडे एग्जाम से पूछा जा सकता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इटली। इटली को अगर इडली बोलने तो क्या होगा, खाने वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, खाने वाली चीज़ हो जाएगी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी खाने वाली चीज़ें, अभी आपने देखा यहाँ हंगर को कम करना और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें उसकी देखता है। तो अगर इडली इडली खाया जाएगा तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटेंशन है, जो इरादा है, जिस पर्पज़ से इस्टेब्लिश किया है, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होगा। और इटली की राजधानी जो है वो है रोम। ठीक है, रोम रोम कहते हैं ना, रोम रोम पुलकित हो गया। रोम रोम पुलकित तभी होता है जब आपका पेट भरा हो। इडली खाएंगे पेट भरे, इडली खाने वाली चीज़ है। तो एक लाइन और याद में जोड़ना चाहूँगा, वो कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ठीक है, तो अगर आप भूखे हैं तो रोम रोम आपका पुलकित नहीं होगा। तो इडली खाइए
रोम पुलकित रहेगा, जो कि फाओ का हेडक्वार्टर है। आई होप कुछ गिनती के है आपको। इंडिया बिकेम द फर्स्ट एवर आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप विनर। क्या हुआ अभी, अंडर 19 वुमेन्स का पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ कि जिसमें इंडिया ने जीत दर्ज की, इंग्लैंड को हराकर 7 विकेट से इंग्लैंड को हराया। पोचेस्ट्रॉम में हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो पहला आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप था वुमेन का, इंडिया जीत गई, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट होता है। साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया। इंग्लैंड को इंडिया ने 7 विकेट से हराया। ठीक है, इंग्लैंड की जो कैप्टन थी वो एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर हैं, ग्रेस श्रीवंश करके, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। इंडिया की तरफ से श्वेता सोहरावत करके एक खिलाड़ी थी, जो इस टूर्नामेंट पे जिन्होंने सबसे ज़्यादा 297 रन बनाए, और इंडिया की जो कैप्टन थी सफाली वर्मा। ठीक है, इंडिया की कैप्टन थी सफाली वर्मा, जिनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराया और ये वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप जीता। अकेला वर्ल्ड कप भी हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ। ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड 2022। ये किस लिए मिला है? इसने कंट्रीब्यूट किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन में और इंक्लूसिव ग्रोथ के सपोर्ट में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रीलिम्स का पॉइंट है, वनडे एग्जाम्स का पॉइंट है, लेकिन इसको आप अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें कि जैसे अगर हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन या इंक्लूसिव ग्रोथ को सपोर्ट करना है तो क्या करें। तो ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को जो है आप अवार्ड दें, जिससे कि वो इनकरेज होंगे। ठीक है, और वो और भी ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्टिंग इंक्लूसिव ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये एक अच्छा सा पॉइंट आपका बनता है, सॉलिड पॉइंट। और उसके साथ साथ अगर आपको ये ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक याद हो जाए तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर कोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड 2022 इंपॉर्टेंट है, उसको वो दिया गया ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम बनाया गया। पीटी उषा बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं पीटी उषा, अपने आप में इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, और पहली वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। पीटी उषा को आप जो है उड़न परी के नाम से भी जानते होंगे, फेमस हैं उसके लिए, और क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी इनको कहा जाता है। ये केरला में इनका जन्म हुआ था, पीटी उषा का। और सयाली एक्सप्रेस इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो केरला में एक जगह है सयाली, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको सयाली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। दिखाओ रिवर इज इन नागालैंड। दिखाओ रिवर इज नागालैंड। नागालैंड में एक नेशनल पार्क है इंटांकी करके। ठीक है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं कि ज़्यादा नौटंकी ना दिखाओ। ठीक है, नौटंकी ना दिखाओ, तो इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में है, और दिखाओ रिवर भी नागालैंड में। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर फितूर इन मैड्रिड, स्पेन। फितूर का कुछ फुल फॉर्म होना चाहिए, फेयर इंटरनेशनल टूरिज्म एंड ट्रेड करके। ये आई थिंक स्पेनिश लैंग्वेज में फितूर कुछ शब्द है, जिसमें कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। मैड्रिड जो स्पेन की राजधानी है, मैड्रिड, रियल मैड्रिड आप अक्सर सुनते होंगे, फुटबॉल क्लब है स्पेन का, काफ़ी फेमस है। UNGA ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जो कि एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, इंडिया ने उसको को स्पॉन्सर किया है। कैसे इसको याद करेंगे कि एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो इंडिया में है ही है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इसीलिए, और एजुकेशन का स्तर कम है, तो इंडिया में डेमोक्रेसी के
का एजुकेशन बढ़ाने के लिए UNGA ने इंडिया के साथ एक रेजोल्यूशन लाया है, जिसको इंडिया ने को स्पॉन्सर किया। रोहित शर्मा ब्रेक्स MS धोनी's रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट ODI सक्सेस एट होम इन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ODI। जैसे कि कल के सेशन में भी मैंने बताया था कि विराट कोहली 4000 T20I इंटरनेशनल रन कंप्लीट करने वाले पहले खिलाड़ी बने, लेकिन सबसे ज़्यादा 6 T20I क्रिकेट में, और अब तो ये हो गया ODI में भी इंडिया के लिए रोहित शर्मा ने मारा है, ठीक है, जो कि धोनी को पछाड़ के, और अभी कुल मिला के वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे हैं 6 मारने के मामले में। क्रिस गेल नंबर 1 पे हैं, उनको पछाड़ के जल्दी ही नंबर 1 पे बनने वाले हैं। इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजेस वलोंग मेला इन अरुणाचल प्रदेश। वलोंग मेला अरुणाचल प्रदेश, वलोंग मेला अरुणाचल प्रदेश, पता नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे तो ऐसा इनका तो वर्ड होता है ना, अरुणाचल वालों का ऐसे ही वलांग वलांग। तो तासीगंज इन हिमाचल प्रदेश बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन बना तासीगंज, जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, जगह है। सिविल एविएशन 2023 न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विंस बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। सिविल एविएशन 2023 मनोहर पारिकर, लेट मनोहर पारिकर जी गोवा के CM बनाए गए थे, तो वहाँ पर न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीत लिया। ग्रीन फील्ड के मामले में गोवा फेमस है क्या, पता नहीं, लेकिन उसको बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। आशा करता हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे, कुछ चीज़ें याद करने में आसानी होंगी, खास तौर से वो बैटल ऑफ कोलाचल जो मार्तन वर्मा ने 1741 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था, ठीक है। और मौना किया जो है डोरमेंट है, सुप्त है। मौना लोआ का लावा अभी भी फूट रहा है, खिलौआ का लावा फूट रहा है, तो ये एक्टिव हैं। और दो हला हला करके थे वो दोनों, जो एक उसमें से एक्सटिंक्ट हो गया, एक सुसुप्त है, ठीक है। एंड फाओ का जो हेडक्वार्टर है वो इटली रोम में है। इडली खाएंगे तो फाओ का पर्पस पूरा होगा, इडली खाएंगे तो आपका शरीर सही रहेगा, तो रोम पुलकित रहेगा, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें आपको, आशा करता हूँ मज़ा आया होगा, सेशन को एंजॉय किया होगा आपने। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो उसको ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।